नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस के और आरओ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव अपनाया गया था। देखिए, मौलिक अधिकारों पर संकल्प, द रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स, दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प यानी रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी प्रोग्राम। तो देखिए, सही वाला आपको बताना है। ये दोनों ही ऐसे प्रोग्राम्स थे जो 1931 के कराची सेशन है ना, मोस्ट फेमस ही फंडामेंटल राइट्स के लिए ही है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। 1946 के अंतरिम सरकार के अनुसार निम्नलिखित में से किस पोर्टफोलियो का सही ढंग से मिलान किया गया है। अरुणा असफ अली जो थी उनको रेलवेज दिया गया था, आपके सी राजगोपालाचारी को शिक्षा, बलदेव सिंह को रक्षा और लियाकत अली खान को फाइनेंस दिया गया था। तो देखिए, ये सभी हैं जो वो सही करेक्टली मैच्ड है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। वेवल प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत वाला आपको बताना है, वेवल प्लान। ठीक है, देखिए, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अपवाद के साथ कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। दूसरा देखिए, हिंदू और मुसलमान क्रमशः 2/3 और 1/3 प्रतिनिधित्व में होंगे, और गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह पर अपने वीटो का प्रयोग करना था, मीन्स कर सकते थे वो। और दूसरा, कांग्रेस ने वेवल योजना पर आपत्ति जताई थी। तो इन चारों में से गलत कौन सा है, तो देखिए बी आंसर इसमें से गलत है, क्योंकि दोनों को जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था वो इक्वल दिया गया था इसमें। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन था वेवल प्लान में, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। उनकी घटना के क्रम में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को व्यवस्थित करें। देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन पैक्ट, सांप्रदायिक पुरस्कार और दांडी मार्च। तो अगर सबसे पहले अगर बात करेंगे तो दांडी मार्च हुआ था सबसे पहले। डेट क्या थी इसकी, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, उसके बाद आप गांधी इरविन पैक्ट को लेंगे और उसकी डेट थी 14 फरवरी 1931। और फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो, ये डेट थी आपकी 7 सितंबर 1931 से आपका 1 दिसंबर 1931। ठीक है, और सांप्रदायिक पुरस्कार हुए 16 अगस्त 1932। तो इस हिसाब से जब आंसर लगेगा तो ए लगेगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के ने निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की थी। नेटल, भारतीय कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया या हरिजन। तो अगर इनमें से दक्षिण अफ्रीका वाली चुनेंगे तो नेटल, इंडियन कांग्रेस और इंडियन ओपिनियन, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका की है ना। और इसको किया था उन्होंने 1894 में और इसको किया था 1904 में। ठीक है, उसके बाद जो यंग इंडिया जी थी वो मतलब वीकली पेपर था इंग्लिश में, जो कि 1919 से 1931 तक चला। और हरिजन जो था वो वीकली न्यूज़पेपर था, वो आपका 1933 में शुरू किया था। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 ए आंसर। निम्नलिखित मध्ययुगीन साहित्य को उनके लेखकों के साथ मिलान करें, मैच करेंगे। देखिए, किताबे हिंद, शाहनामा, तारिक फिरोज शाही और तबाकते नासिरी। ठीक है, तो देखिए, किताबे हिंद किसकी है, ये है इनकी अल बरूनी, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, शाहनामा है जो वो आपके फिरदौसी की, तो आंसर 1 लगेगा। तारीख फिरोज शाही है जो वो जियाउद्दीन बर्नी यानी कि सही मैच्ड है। और तबाकते नासिरी है जो वो आपके मिनहाजुल सिराज, तो ये दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन से शासक या नेता विजयनगर शासकों में से कृष्णदेव राय के समकालीन थे। देखिए, बाबर, शेरशाह सूरी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और राजा प्रताप रुद्रदेव। तो अगर इनका टाइम पीरियड देखें तो कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड है वो है 1509 से 1529।
ठीक है, तो अब आप लगा सकते हैं कि बाबर का टाइम पीरियड है जो 1526 से 1530, ठीक है। उसके बाद आपके एल्बुकर्क का है जो वो है 1509 से 15 तक, और प्रताप रुद्रदेव जो है उनका है 1497 से 1540, ठीक है। और ये लास्ट गजपति रूलर हुआ करते थे उड़ीसा के सूर्यवंशी डायनेस्टी के, ठीक है, गजपति। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 3 एंड 4, ए आंसर। अकबर के कार्यालय के दौरान भूमि के प्रकार के निम्नलिखित युग्मों का पर विचार कीजिए। देखिए ये भूमि के प्रकार लिखे हुए हैं और ये खेती की अवधियां लिखी हुई हैं इनकी, ठीक है। तो देखिए पोलज है जो वो हर साल, ठीक है। परौटी ये है आपके हर 2 साल में एक बार, चाहर 5 साल या उससे अधिक समय में एक बार, और बंजर एक बार 3 या 4 साल में, ठीक है। तो अब आपको इसमें मैच करना है। तो देखिए ये जो मतलब इसमें से सही मैच करना है कि कौन सी सही जोड़ी है। तो पहला और दूसरा तो देखिए सही है। ये जो चाहर है ये है 3 से 4 साल में एक बार होता था, और बंजर है जो वो 5 साल या उससे अधिक में एक बार होता था। तो ये दोनों गलत मैच्ड हैं और पहला दूसरा सही है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, ठीक है। और मीर सैयद अली और अब्दुस समद जो थे वो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। तो सत्य वाला आपको अगर बताना है तो पहला तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये दोनों जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो हुमायूं के टाइम के हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में है ये। वह 712 में भारत के क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक कब्जा करने वाले पहले अरब या इस्लामिक शासक थे। दूसरा वह उम्मयद साम्राज्य के सेनापति थे, ठीक है। तो सत्य वाला अगर बताना है तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक कटे फटे हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है जो वो कहाँ मिलते हैं? अनाईमलाई पहाड़ियों पर, है ना ये। उसके बाद पूर्वी घाट अयोध्या पहाड़ियों से चलते हैं और उड़ीसा आंध्र प्रदेश से होकर तमिलनाडु तक जाते हैं। अब सही वाले को आपको बताना है इन तीनों में से। तो देखिए इसका ये जो पहला है इसको अगर देखें तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पूर्वी घाट है ना वो डिसकंटिन्यूअस है, पश्चिमी थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि ज़्यादा फ्लो है जो वो नदियों का इधर है, तो जगह जगह पे कटे हुए हैं, ठीक है। और ये जो पश्चिमी घाट है वो दोनों नीलगिरीज में मिलते हैं, ना कि अनाईमलाई में, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए पूर्वी घाट जो है वो अयोध्या पहाड़ियों से चलते हैं, शुरू होते हैं, बिल्कुल सही है, और उड़ीसा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक जाते हैं, ये पूरा सही स्टेटमेंट है। क्योंकि ये जो अयोध्या पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर हैं? ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ये वो वाली नहीं है, ठीक है। तो आपका 3 ओनली आंसर हो जाएगा, सी आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कुछ विवरण दिया है किसी जलवायु के प्रकार का, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये किसके बारे में है। तो इस जलवायु प्रकार में ठंडी शुष्क सर्दियां और गर्म आर्द्र गर्मियां होती हैं। सर्दियों का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे काफी नीचे होता है, जबकि जो ग्रीष्म ऋतु है उष्णकटिबंधीय की तरह गर्म होती है। वर्ष भर बारिश होती है, और यह जलवायु है जो इसका प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में पूर्वी पैटागोनिया को छोड़ के मुख्य रूप से अनुपस्थित है, ठीक है। प्रमुख वनस्पति क्या है यहाँ की? शीतोष्ण वन, ठीक है। इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं। दिस क्लाइमेट टाइप हैज कोल्ड ड्राई विंटर्स एंड वार्म वेट समर्स। विंटर टेम्परेचर आर वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वेयर एज द समर आर एज वार्म एज ट्रॉपिक्स, ठीक है। अगला देखिए, रेन फॉल्स थ्रू आउट द ईयर, और दिस क्लाइमेट टाइप इज मेजरली एब्सेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सेप्ट इन द ईस्टर्न पैटागोनिया। प्रीडोमिनेंटली वेजिटेशन इज कूल टेम्परेट फॉरेस्ट। तो आपको अब बताना है कि मोस्ट रिलेटेबल कौन सा है इनमें से। लॉरेंशियल टाइप है, ब्रिटिश टाइप है, चाइना टाइप है, या स्टेपी या टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, लॉरेंशियल टाइप के बारे में ये विवरण दिया गया है, ठीक है।
निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की दाहिनी सहायक नदी है? ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, श्योक, गिलगिट, हुंजा, जस्कर, रावी, सुरू और सतलज, इनमें से आपको चुनना है कि राइट बैंक वाली कौन सी है। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें जो आपकी श्योक है, गिलगिट और तीसरी आपकी हुंजा, ठीक है, ये तीनों हैं जो ये राइट बैंक है, बाकी सब लेफ्ट बैंक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1, 2 एंड 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, रेड पांडा है वो एक स्तनधारी जीव है, यानी मैमल है, जो कि प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलता है? हिमालयी क्षेत्रों में। ठीक है, और स्लो लॉरिस है जो वो एक जंगली जीव है, देश में उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है ये। ठीक है, तो इस सही वाला इसमें आपको बताना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में 50% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा देखिए, इसके अनुसार मैदानी भागों में 25% तथा पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र को वनाच्छादित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो लक्ष्य है ये 50% नहीं है, ये है 33.33%। ठीक है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत, दूसरा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? गलत वाला आपको बताना है इसमें। देखिए, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र यानी सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर, ये खड़कवासला में है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन, ये पटना में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ये रुड़की में है। और केंद्रीय जल विकास एजेंसी यानी कि सेंट्रल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ये हरिद्वार में है। तो गलत वाला इसमें से चुनना है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि जो सेंट्रल जल विकास एजेंसी है ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली। आंसर डी। नहर द्वारा सिंचाई वाले राज्यों को क्षेत्रफल की दृष्टि से उनके घटते क्रम में लगाएं। सबसे ज्यादा कहाँ पे नहरों से सिंचाई होती है, उसके बाद। ठीक है, ऐसे लगाना है आपको। तो देखिए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, उसके बाद फिर आपका राजस्थान में होती है, फिर आपका हरियाणा में होती है, और फिर आंध्र प्रदेश में होती है, और फिर पांचवा भी आप ले लीजिए, ये एमपी है। ठीक है, टॉप 5 ये है। तो लाइन से ही लगे हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करें। बीकानेर नहर, सतलज नदी, बांकली परियोजना, शुकर नदी, गूढ़ा परियोजना, मेजा नदी, मूठा नहर, ये 5 झील। ठीक है, इनमें से आपको मिलान करना है। तो आंसर इसका हो जाएगा, ये सभी सही हैं। देखिए, ठीक है, तो आंसर ए होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टनकपुर सागर परियोजना किस देश के साथ और किस नदी पर है? ठीक है, दोनों चीजें बतानी है, देश और नदी। तो ये भारत और नेपाल के बीच में है, और महाकाली नदी पर, भारत भूटान के साथ वांगचू नदी पर, या भारत नेपाल के साथ कोसी नदी पर, या भारत नेपाल के साथ शारदा नदी पर। तो देखिए, इसका आंसर होगा भारत नेपाल के साथ ये महाकाली नदी पर है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेतड़ी, सिंघना और दरीबो, ठीक है, वो दरीबा है इसका पूरा नाम, तांबे के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर देखिए नहीं भी पता है इन दोनों में से, तो खेतड़ी तो मोस्ट फेमस है ना, तो इसके आधार पर टिक लग जाएगा कि ये तांबे के लिए ही फेमस है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, भारत राज्य में सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पादन झारखंड से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, स्टेट्स में, राज्यों में सबसे पहले झारखंड में हुआ, ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन है जो वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, सत्य वाला ही पूछा है, आंसर हो जाएगा डी। अनुच्छेद और उनके कार्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, आर्टिकल 261 है वो सार्वजनिक कार्य, रिकॉर्ड और न्यायिक कार्रवाई से संबंधित है। 262 अंतरराज्य परिषद से संबंधित है। 263 अंतरराज्य नदियों से संबंधित विवाद पर है। और 260 है जो वो भारत के बाहर के प्रदेशों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो इसमें से सही ढंग से मेल कौन कौन से खाते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 4। ठीक है, ये दोनों हैं जो वो सही हैं, और ये दोनों हैं जो वो इंटरचेंज्ड है। ठीक है, तो आंसर ए।
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संविधान ने लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया है, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के लिए की बात कही जा रही है यहाँ पर, और किसके लिए कही जा रही है? लोकसभा के लिए। ठीक है। दूसरा देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए फर्स्ट द पास्ट पोस्ट सिस्टम की प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा के लिए कही जा रही है। ठीक है, तो देखिए सही वाला आपको बताना, आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही इंटरचेंज्ड है। ठीक है, ये गलत है दोनों। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो राष्ट्रपति संसद सत्र को बुला और स्थगित कर सकता है, यानी कि adjourn और समन। ठीक है। दूसरा देखिए, वित्तीय विधेयक टाइप 1 को केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। तो सही वाला अगर आपको उसमें बताना है तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद को समन तो कर सकते हैं, प्रोरोग भी कर सकते हैं, बट एडजर्नमेंट वाला जो काम है वो स्पीकर का होता है। ठीक है, स्पीकर। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा सही, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली में लेम डक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये किसका उल्लेख करता है? द टर्म लेम डक इज यूज्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, whom does it refer? तो देखिए, मौजूदा लोकसभा के सदस्य जो नई लोकसभा के लिए फिर से चुने नहीं जा सके। दूसरा, लोकसभा के सदस्य जो स्पीकर के चुनाव के लिए चुनाव लड़ते हैं और 1/6% से कम वैध वोट प्राप्त करते हैं। तीसरा देखिए, लोकसभा के सदस्य जो दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य हो जाते हैं। और चौथा, राज्यसभा के सदस्यों के लिए ये शब्द यूज होता है क्योंकि उनके पास धन विधेयक को लेकर कोई प्रभावी बात नहीं होती। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है ये लेम डक सही इस्तेमाल कौन सा है। तो देखिए, आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ये आपका आखिरी सेशन होता है, लेम डक सेशन जिसको बोलते हैं, एग्जिस्टिंग लोकसभा का। ठीक है, आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करने का प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा सरल बहुमत से पारित किया जाना है। दूसरा, संविधान के अनुसार 1 वर्ष की अवधि से परे वित्तीय आपातकाल के विस्तार को लेकर लोकसभा से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो इनमें से सही वाला आपको बताना है। तो देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, पहले स्टेटमेंट में आपका क्या है, ये सिर्फ लोकसभा से पास किया जाना होता है, ओनली लोकसभा। ठीक है, और दूसरा देखिए, ये है जो इसमें फाइनेंशियल के लिए एक बार अगर ये अप्रूव हो जाता है बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से, तो फिर ये अनंत तक काल तक मतलब ये जब तक खत्म नहीं किया जाता तब तक ये चलता रहता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ठीक। दूसरा देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 है जो वो संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है। तो इसमें आपको सत्य वाला अगर बताना है तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन पहला वाला गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं स्पीकर करते हैं। ठीक, स्पीकर। आंसर इज ओनली बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। दूसरा, अनुसूची 6 के तहत राज्यों को अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें से आपका सही वाला बताना है। तो देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए मणिपुर लिखा हुआ है ना, मणिपुर जबकि इसमें इंक्लूड नहीं है। कौन कौन से इंक्लूड है इसमें? इसमें आपका मिजोरम, उसके बाद आपका असम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक, ये चारों इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, बाकी ये इसमें गलत है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और बाकी ये है जो ये अनुसूची 6 नहीं 5 से संबंधित है। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कानून और न्याय मंत्रालय के प्रधान सचिव
देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में बोल रहे हैं। दूसरा 130वां जो अमेंडमेंट एक्ट है ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है, जो सत्यवाद आपको होता है। तो देखिए दूसरा तो सही है ना, पहला इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर इज बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए सुभाष चंद्र बोस को 3 साल की अवधि के लिए कांग्रेस में कोई भी वैकल्पिक कार्यालय संभालने से वंचित कर दिया गया था और बोस ने 9 जुलाई को एआईसीसी प्रस्ताव के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध का आह्वान किया था, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में बैड बैंक, ये टर्म काफी न्यूज में सुनने में आ रहा है, इससे किससे रिलेटेड है आपको बताना है, ठीक है। उच्च डाउन टाइम और सर्वर रख रखाव मुद्दों वाले बैंक होते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनी जो स्ट्रेस्ड एसेट्स के साथ काम करते हैं, और बैंक अपने ऋण पर उच्च ब्याज दर रखते हैं जो, और कम पूंजी वाले बैंक। तो कौन से होते हैं बैड बैंक्स? तो देखिए ये होती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है, जो कि स्ट्रेस्ड एसेट पर काम करती है। आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए ये गरीबी अनुमान के कुछ तरीके हैं जिनको आए थे, तो इनको आपको क्रम से लगाना है, ठीक है, कि कौन पहले आया कौन सा बाद में आया। तो परिपेक्ष योजना प्रभाग कार्य समूह, दूसरा आपका डीटी लखड़ावाड़ा समिति, तीसरा आपका सुरेश तेंदुलकर समिति, चौथा आपका वाई के अलग कमेटी, ठीक है। तो इनको अगर डेट के हिसाब से लगाएं तो देखिए पर्सपेक्टिव प्लानिंग वाला है जो ये, इसका ये 1962 है। लकड़ा वाला कमेटी है जो आपकी वो 1989 है, ठीक है। और आपका सुरेश तेंदुलकर कमेटी तो 2005 की है, और वाई के अलग है जो ये आपकी 1977 की है, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है, ठीक है, गलत वाला आपको इसमें बताना है। रक्षा और पुलिस, ब्याज भुगतान, सब्सिडी और सड़क का निर्माण। तो देखिए नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो जो सड़क का निर्माण है, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या आ जाता है, ये आपका मतलब ये सारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों है आंसर, और 4 नहीं है, तो सी आंसर। मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट, ये किस प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय संगठन के 2 मुख्य सिद्धांत हैं? प्रिंसिपल्स किसके हैं ये बताना है आपके। वर्ल्ड बैंक के हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हैं, विश्व व्यापार संगठन के हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है विश्व व्यापार संगठन, सी आंसर। लाफर कर्व संबंध रखता है किससे? लाफर कर्व एक्सप्लेन द रिलेशन किसके किसके बीच का? गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, इसके बारे में बताता है। पॉवर्टी एस्टिमेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बारे में बताता है, या शेयर टू डिबेंचर रेशियो के बारे में बताता है। तो देखिए ये जो लाफर कर्व है ये टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। गेट के बारे में क्वेश्चन है, देखिए फुल फॉर्म क्या है इसकी? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। तो इसके प्रावधान में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई है, ठीक है। तो ये बताना है कि कौन सा उरुग्वे राउंड था जिसमें डब्ल्यूटीओ बना था, 7वां, 8वां, 9वां या 10वां, ठीक है। तो 8वां उरुग्वे राउंड था जब गेट की स्थापना, डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी, ठीक। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नेटवर्क में सहकर्मी से सहकर्मी नोड्स के माध्यम से रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टोर करती है रिकॉर्ड्स को इन अ नेटवर्क कनेक्टेड थ्रू पीयर टू पीयर नोड्स, ठीक है। डेटा विषयों की व्यक्तिगत जानकारी सहित विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन की जानकारी को संशोधित या हटाया नहीं जा सकता। मतलब इंफॉर्मेशन ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड blockchain including the personal information on the data subjects cannot be modified or deleted, ठीक है। तो इसमें से आपको सही वाला आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं क्योंकि देखिए इसको क्या है कि डिलीट नहीं किया जा सकता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई भी नहीं किया जा सकता, डिलीट भी नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसको सिक्योर माना जाता है, ठीक, सिक्योर है ये, ठीक है। और एक बार इसको लिख दिया गया तो इसको क्या है कि ऑल्टर और चेंज भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसको प्लान कर रही है किस चीज़ के लिए? जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स है ना, उनके बही खाता वगैरह ये सब मेंटेन करने के लिए
प्लान कर रही है कि लैंड रिकॉर्ड्स फ्यूचर में जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिकॉर्ड किए जाएंगे, और नीति आयोग इसमें काफी ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। उपग्रह प्रणाली का संभावित उपयोग कौन सा हो सकता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द यूसेज ऑफ सैटेलाइट सिस्टम। देखिए, मछली पकड़ने के संबंधित क्षेत्रों की पहचान करना सैटेलाइट से की जा सकती है, टेलीमेडिसिन, आपदा प्रबंधन, वन आवरण, और आपका स्पेस लॉन्च व्हीकल या निगरानी। ठीक है, सर्वेलेंस। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, सैटेलाइट से सभी काम किए जा सकते हैं सिवाय ये स्पेस लॉन्च व्हीकल यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 6। तो अगर ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे तो आंसर निकलेगा सी। हाल ही में लॉन्च किया गया बैरेसेट 2 स्पेस प्रोजेक्ट है जो, ये किस देश का है? अमेरिका का है, यूरोपीय संघ का है, इजराइल का है या भारत का है? तो देखिए, ये है जो, ये आपका इजराइल का है। ठीक है, और इसका एम क्या है कि ये अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट को मून पे लॉन्च करेगा 2024 तक। ठीक है, आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। दूसरा, कांग्रेस एंड गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया है? ये है जो बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित है। ठीक है, तो सही वाला आपको उसमें बताना था। तो देखिए, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा। 1936-37 के भारतीय प्रांतीय चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र प्रस्तावित किया। देखिए क्या क्या थे उसमें। भारत सरकार अधिनियम 1935 की कुछ शर्तों के साथ समर्थन, दूसरा कृषि प्रणाली का प्रभावशील परिवर्तन, और अगले 5 वर्षों में राष्ट्र की स्वतंत्रता और नमक कर को समाप्त किया जाए। ठीक है, ये 4 प्रस्तावनाएं थी। तो क्या क्या थी इनमें से, ये आपको चूज करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सिर्फ ये जो थी कृषि प्रणाली पर इन्होंने प्रभावशील परिवर्तन पर बात की गई थी, और बाकी 1935 का वाला जो एक्ट था इसको तो रिजेक्ट किया था, और तीसरा चौथा ये सब बातें तो कहीं नहीं गई थी बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसको रिजेक्ट किया था और इसको उन्होंने लागू किया था। तो ओनली 2 आंसर हो जाएगा इसका। जनवरी के करंट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। कौन सी राज्य सरकार 300 करोड़ रुपए के 3 टावर का जेंडर पार्क लॉन्च करने जा रही है? केरल सरकार, कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार या आंध्र प्रदेश सरकार? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, केरल सरकार। कहां पर? कोझिकोडे। ठीक है, कोझिकोडे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एशिया प्रशांत निजीकृत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। यह अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है ना, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, जनवरी में ही। ठीक है, तो 10वां स्थान है। टोटल इसमें 11 है। ठीक है, 11 में से 10वां भारत को मिला है, और इंडेक्स में टॉप किया है सिंगापुर ने। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो अभी एयरटेल है, उसने 5G की जो सेवाएं हैं उसको पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है वो देने वाला, और ये हैदराबाद में उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो और इस टाइम जो सीईओ है वो कौन है? गोपाल विट्ठल। तो इनमें से आपको सही वाला बताना था। ये तीनों ही स्टेटमेंट देखिए सही है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। इसरो के अध्यक्ष के सिवन द्वारा श्री शक्ति सेट के भू स्टेशन का उद्घाटन करने की संभावना कहां पर है? कोयम्बटूर में, विशाखापट्टनम में, बेंगलोर में और कोच्चि में। ठीक है, तो देखिए, ये इनॉग्रेट कर रहे हैं श्री शक्ति सेट ग्राउंड स्टेशन। किस जगह पे? किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है वो। ठीक है, उसका नाम आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। आंसर है इसका कोयम्बटूर। ठीक है, ए आंसर। हाल ही में मरीन मेगाफोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस के साथ मरीन एक्शन प्लान, ठीक है, ये दोनों चीजें लॉन्च की हैं। निम्नलिखित में से किस समुद्री जीव के लिए लॉन्च किया? देखिए, मगरमच्छ के लिए, गंगेटिक डॉल्फिन के लिए, कछुए के लिए, या फिर दुदोंग के लिए? तो देखिए, ये किया है टर्टल्स के लिए। ठीक है, सी आंसर है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट है जो, वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपना नया भारत विकास केंद्र यानी कि IDC, इंडियन डेवलपमेंट सेंटर है जो, उसको शुरू करेगा। और पहले कहाँ? बेंगलोर और हैदराबाद में 2 पहले हो चुके हैं, ये तीसरा होगा इनका। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर सी। अगला देखिए, पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष कौन सा रहा? 2020 घोषित किया, 21, 22 या 23? तो 2021 को इंडो फ्रेंच वर्ष ऑफ एनवायरनमेंट घोषित किया है। ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है जो वो इस साल के 1 अप्रैल से 2025 तक चलेगी। दूसरा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा यह योजना लागू की जाएगी। तो देखिए इसमें से सही वाला कौन सा है ये आपको बताना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या एक भी नहीं। तो देखिए दोनों ही सही है, DIIT ही इसको करेगा, ठीक है, स्टार्ट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत जापान एक्टिस्ट फोरम है जो ये इसकी 5वीं संयुक्त बैठक हुई है, कहाँ पर, बेंगलोर में। और ये जो एक्टिस्ट फोरम है इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है, और 2020 में नहीं 2017 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। तो सत्य वाला पूछा था, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है और 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 23 मार्च को भी। तो सत्य वाला इसमें बताना है। तो देखिए दोनों ही सही है ना। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी दी गई थी। तो उसके बाद आंसर हो जाएगा इसका सी। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज कीजिए और चेक करने के बाद अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए और जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।